तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक कहानी है जो एक YouTube वीडियो से ली गई है। जी। और ये कहानी क्रिसमस के एक बहुत ही खुशनुमा माहौल को एक भयानक सपने में बदल देती है। बिल्कुल। ऑफिस में खेला जाने वाला एक मजेदार खेल सीक्रेट सांता हाँ, कैसे किसी के लिए जानलेवा बन सकता है, ये कहानी उसी पर है। और हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, है ना? आज हम इसकी परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर पैदा करने के लिए कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक हथकंडे अपनाए जाते हैं। सही कहा। और ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाती है कि डर की असली वजह क्या है? कोई अलौकिक शक्ति या फिर इंसानी जुनून की इंतहा? बिल्कुल। तो चलिए मार्लिन नाम की एक लड़की की इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे क्रिसमस के तोहफे उसके लिए खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ लेकर आते हैं। और एक के बाद एक मिलने वाले अजीब तोहफे उसे एक ऐसे राज तक ले जाते हैं जो वाकई बहुत भयानक है। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करने वाली मार्लिन से। जी, दिसंबर का महीना है, ऑफिस पूरा क्रिसमस की सजावट से जगमगा रहा है। और मार्लिन बहुत उत्साहित है क्योंकि क्रिसमस उसका पसंदीदा त्योहार है। ऑफिस में जैसा कि होता है सीक्रेट सेंटा का खेल चल रहा है। जहां लोग एक दूसरे को बिना नाम बताए तोहफे देते हैं। हाँ एक अच्छी मजेदार परंपरा। हाँ, और मार्लिन की डेस्क पर भी एक छोटा सा काला बॉक्स रखा मिलता है। जिस पर एक पर्पल रिबन बंधा है। तो वो खुश होकर उसे खोलती है। और अंदर से क्रिसमस ट्री पर सजाने वाली एक सैंटा की गुड़िया निकलती है। लेकिन यहीं पर पहला ट्विस्ट आता है। हाँ, ये कोई नई प्यारी सी गुड़िया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत पुरानी, गंदी और जगह जगह से फटी हुई है। उस पर काले काले धब्बे हैं, एक हाथ टूटा हुआ है और चेहरे से पेंट ऐसे उखड़ा है जैसे किसी कबाड़ से निकाला गया हो। यहाँ पर कहानीकार एक क्लासिक हॉरर तकनीक का इस्तेमाल करता है, किसी मासूम या पवित्र चीज को बिगाड़ कर पेश करना। अच्छा। एक सैंटा की गुड़िया क्रिसमस की खुशी और मासूमियत का प्रतीक है, लेकिन जब आप उसे इस टूटी फूटी और गंदी हालत में देखते हैं तो ये एक बेचैनी पैदा करता है। इसे करप्टेड इनोसेंस कहते हैं। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें। हाँ, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद डॉट्स बने जिनमें कोई भाव ही नहीं है। और यही चीज उसे और ज्यादा भयानक बना देती है। सही कहा, वो खाली आंखें बहुत डरावनी लगती हैं। मार्लिन को भी ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उस गुड़िया को उठाकर सीधा कूड़ेदान में फेंक देती है। उसे लगता है कि ऑफिस में किसी ने बस एक भद्दा मजाक किया है। और यहीं पे डर की पहली नींव रखी जाती है ना? एक ऐसी चीज से जिसे आप आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल। डर हमेशा किसी बड़ी या असाधारण चीज से शुरू नहीं होता। सही बात है। अक्सर उसकी शुरुआत किसी छोटी अटपटी सी बात से होती है जिसे आपका दिमाग तर्क देकर खारिज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचैनी का बीज बो चुकी होती है। और वो बीज उसी रात एक भयानक पेड़ में बदल जाता है। मार्लिन को लगता है कि बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन आधी रात को उसकी नींद एक अजीब सी हंसी से खुलती है। वो आंखें खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वही सैंटा की गुड़िया जो उसने फेंक दी थी। हाँ, वही गुड़िया उसके बिस्तर पर है, लेकिन अब वो खिलौना नहीं बल्कि एक इंसान जितनी बड़ी हो चुकी है। और इससे पहले कि मार्लिन कुछ समझ पाती, वो बड़ी गुड़िया उसका गला दबाने लगती है। मार्लिन सांस नहीं ले पाती और देखती है कि गुड़िया की आंखों के वो सफेद डॉट्स धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और उनमें से कीड़े निकलकर मार्लिन के पूरे शरीर पर चढ़ने लगते हैं। उफ। यहाँ पर कहानी एक और हॉरर ट्रोप का इस्तेमाल करती है, सपने और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला करना। मतलब एक बुरा सपना तो किसी को भी आ सकता है, पर एक कहानी उसे एक कदम आगे ले जाती है। बिल्कुल। वो गुड़िया हंसते हुए मार्लिन से कहती है, कल दूसरा गिफ्ट जरूर खोलना। और इसी के साथ मार्लिन की आंख खुल जाती है। सुबह हो चुकी थी। उसे पसीना आ रहा था, पर वो खुद को यकीन दिलाती है कि ये सिर्फ एक बहुत बुरा सपना था। और यही वो सेफ स्पेस है जिसे कहानी अब छीनने वाली है। मतलब एक बुरा सपना डरावना होता है, लेकिन आप जाग जाते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब सपने की कोई चीज हकीकत में आ जाए तो सुरक्षा का वो एहसास खत्म हो जाता है। और वही होता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर मार्लिन की डेस्क पर दूसरा गिफ्ट रखा होता है, वही काला बॉक्स। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो हिचकिचाते हुए बॉक्स खोलती है। और अंदर जो चीज होती है उसे देखकर उसे उल्टी आने लगती है। बॉक्स के अंदर इंसानी बालों से बना एक ब्रेसलेट था। भूरे घुंघराले बालों को गूंथ कर बनाया गया ब्रेसलेट, जिसकी बीच में एक मेटल का दिल लगा है और उसके पीछे खरोंच कर लिखा है, मैं यही हूँ। ये अब सिर्फ एक भद्दा मजाक नहीं रहा। नहीं,
ये एक बहुत ही पर्सनल और घिनौना हमला है। कहानी यहाँ एक बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। तोहफा अब कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि किसी के शरीर का एक हिस्सा है। हाँ, ये जुनून, मालिकाना हक जताने और सीमाओं के उल्लंघन का एक क्लासिक संकेत है। भेजने वाला ये संदेश दे रहा है कि वो मार्लिन के बहुत करीब है। इतना करीब कि इसके शरीर का एक हिस्सा उसके पास है। एग्जैक्टली। और कहानी में यह भी बताया गया है कि बालों का शेड और उनका घुंघरालापन वो मार्लिन को जाना पहचाना लगता है। जैसे वो किसी ऐसे इंसान के बाल हों जिसे वो जानती है। पर उसे याद नहीं आता कि किसके। ये सुराग कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना देता है ना? बिल्कुल। अब डर सिर्फ किसी अनजाने से नहीं बल्कि किसी जाने पहचाने व्यक्ति से लगने लगता है। सही पकड़ा। डर तब और बढ़ जाता है जब आपको शक होता है कि खतरा आपके अपने दायरे में ही कहीं छुपा हुआ है। उस रात मार्लिन घर पर अकेली होती है, बहुत डरी हुई। उसे फिर से उस सांता की हंसने की आवाज सुनाई देती है और गला घोटने का एहसास होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो कमरे में कोई नहीं होता, पर उसके हाथ पर वही बालों वाला ब्रेसलेट बंधा हुआ होता है। और यहीं पर सपने और हकीकत की दीवार पूरी तरह टूट जाती है। अब ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। ये वो पल है जहां कहानी मार्लिन को और सुनने वाले को ये बताती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। खतरा सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि भौतिक रूप से मौजूद है। बिल्कुल। वो घबराकर ब्रेसलेट को कैंची से काटकर फेंक देती है। तभी उसे ड्राइंग रूम से फिर वही हंसी की आवाज आती है। वो लाइट जलाने की कोशिश करती है तो सारे बल्ब एक साथ फट जाते हैं। अंधेरे में वो देखती है कि खिड़की से आती चांदनी में वही डरावना सैंटा उसके क्रिसमस ट्री के पास काले गिफ्ट बॉक्स रख रहा है। ये देखकर मार्लिन डर के मारे बेहोश हो जाती है। यहाँ कहानी एक और मनोवैज्ञानिक तत्व का इस्तेमाल कर रही है, जिसे कहते हैं आइसोलेशन या अकेलापन। अच्छा। भेजने वाला सिर्फ तोहफे नहीं दे रहा, वो मार्लिन को उसकी दुनिया से काट रहा है, उसके घर की सुरक्षा को भंग कर रहा है, उसकी नींद छीन रहा है। अब उसे अकेला और असहाय महसूस कराने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश कामयाब भी होती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो घर में सब कुछ सामान्य था। उसे लगता है कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम है। वो ऑफिस जाती है लेकिन उसकी डेस्क की दराज में तीसरा गिफ्ट मिलता है, एक पोलरॉइड फोटो। और ये फोटो मार्लिन के अपने बेडरूम की थी, जिसमें एक कोने में सांता की टोपी पहने एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी। ये सबूत है। अब इसे वहम कहकर टाला नहीं जा सकता। अब मार्लिन की बर्दाश्त की हद पार हो जाती है। वो ऑफिस की सिक्योरिटी और एचआर को बुलाती है। कैमरे चेक किए जाते हैं पर कोई भी उसके डेस्क के पास आता हुआ नहीं दिखता। और यहीं पर कहानी का वो सबसे दर्दनाक मोड़ आता है, जहां पीड़ित पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है। ऑफिस के लोग इसे काम का स्ट्रेस बताकर टाल देते हैं। उसके दोस्त भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। ये एक तरह का अनजाने में किया गया गैसलाइटिंग है ना? जब कोई आपकी सच्चाई पर सवाल उठाने लगता है तो आप खुद अपनी समझ पर शक करने लगते हैं। और यही हमलावर चाहता है। जब पीड़ित को कहीं से मदद नहीं मिलती तो उसका डर और बेबसी कई गुना बढ़ जाती है। अब तोहफे ऑफिस की जगह सीधे उसके घर पर आने लगते हैं, जिसका मतलब है कि खतरा उसकी निजी जिंदगी में पूरी तरह घुस चुका था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। क्रिसमस की शाम है, रात के ठीक 12 बजे हैं और मार्लिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डरते डरते दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था, बस एक और काला बॉक्स। हाँ, इस बार बॉक्स के अंदर एक फटा हुआ लिफाफा था। उस पर लिखा था, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और उसके नीचे एक नाम लिखा था, रेनोल्ड। ये नाम पढ़ते ही मार्लिन कांपने लगती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है। रेनोल्ड उसका पुराना सहकर्मी था जो ठीक 1 साल पहले क्रिसमस के समय ही अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो गया था। वो मार्लिन को बहुत पसंद करता था। यहाँ आकर कहानी के सारे सुराग एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना? बिल्कुल। मार्लिन को याद आता है कि उसने एक बार रेनोल्ड के भूरे घुंघराले बालों की तारीफ की थी। और अगले ही दिन सीक्रेट सांता के खेल में रेनोल्ड ने उसे एक लव लेटर और शादी की अंगूठी देकर सबके सामने प्रपोज कर दिया था, जिसे मार्लिन ने सबके सामने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। उस दिन के बाद रेनोल्ड कभी ऑफिस नहीं आया। सीक्रेट सांता, भूरे बाल, टूटा हुआ दिल, सब कुछ अब आईने की तरह साफ हो जाता है। कहानी ने बड़ी चालाकी से खुशनुमा परंपरा को बदले के हथियार में बदल दिया। सीक्रेट सांता का पूरा मजा उसकी गुमनामी में है ना? हाँ, ये एक सुरक्षित और मजेदार तरीका है अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। लेकिन रेनोल्ड ने उसी गुमनामी का इस्तेमाल मार्लिन को डराने, आतंकित करने के लिए किया। उसने एक अच्छी चीज को पूरी तरह से विकृत कर दिया। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि कैसे जुनून किसी भी चीज को एक हथियार में बदल सकता है। जैसे ही मार्लिन ये सब समझती है, कमरे में अचानक सड़े हुए मांस की तेज बदबू फैल जाती है। वो मुड़कर देखती है तो क्रिसमस ट्री के सामने रेनॉल्ड खड़ा होता है, उसी डरावने सैंटा की कॉस्ट्यूम में, उसका शरीर बुरी तरह सड़ चुका है और उसकी पूरी बॉडी पर चाकू से गोदकर मार्लिन लिखा हुआ है। उफ, ये विजुअल बहुत शक्तिशाली है। जी, ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये जुनून और आत्मविनाश का एक चलता फिरता स्मारक है। अपने शरीर पर उसका नाम गोदना ये दिखाता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ मार्लिन के लिए उसकी दीवानगी से जुड़ा था। मार्लिन घबराकर पास पड़ा एक फूलदान उठाकर रेनॉल्ड के सिर पर मारती है, लेकिन वो फूलदान उसके शरीर के आर पार हो जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि रेनॉल्ड जिंदा नहीं है। उसने मार्लिन के प्यार में खुद को मार लिया था और अब वो एक भूत बनकर उसे लेने आया है। मार्लिन अपनी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाती है, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, कम से कम मार्लिन के लिए। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं। जब दरवाजा खोला जाता है तो मार्लिन सोफे पर मृत मिलती है। उसकी आंखें पूरी काली और शरीर एकदम ठंडा था। और घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। लेकिन कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा वो अभी बाकी है। हाँ, लिविंग रूम के कोने में क्रिसमस ट्री टूटा हुआ था और उस पर वही छोटी सी फटी हुई सैंटा की गुड़िया मुस्कुरा रही थी। और पेड़ के नीचे ढेर सारे काले गिफ्ट बॉक्स रखे थे, जिन पर लिखा था मेरी क्रिसमस फ्रॉम मार्लिन एंड रेनॉल्ड। ये एक बहुत ही भयावह अंत है। ये दिखाता है कि रेनॉल्ड का जुनून मरने के बाद भी जिंदा है। उसने आखिरकार वो चीज हासिल कर ली जो वो चाहता था। एक ऐसा मिलन जहां दोनों हमेशा के लिए साथ हों, भले ही मौत में ही सही। और कहानी एक आखिरी चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जी, पुलिस की जांच में मार्लिन के बगीचे में एक और लाश गड़ी हुई मिलती है, जिसे करीब 10-12 दिन पहले दफनाया गया था। और वो लाश रेनॉल्ड की थी। पुलिस का अनुमान था कि उसने शायद खुद को मार्लिन के घर के बगीचे में जिंदा दफना दिया था। और ये वो जानकारी है जो पूरी कहानी को बदल देती है। अब तक हम सोच रहे थे कि शायद ये एक पारंपरिक भूत की कहानी है, लेकिन ये जानकर के उसने ऐसा भयानक कदम उठाया। ये कहानी इंसानी मनोविज्ञान के अंधेरे कोनों की तरफ इशारा करती है। एक भूत डरावना हो सकता है, लेकिन एक जीते जागते इंसान का जुनून जो उसे इस हद तक ले जाए, वो शायद ज्यादा खौफनाक है। तो ये थी सीक्रेट सेंटा की कहानी। एक ऐसा खेल जो खुशियां बांटने के लिए होता है, वो कैसे किसी के जुनून और बदले की आग में जलकर खौफनाक बन गया। हमने देखा कि कैसे ये कहानी डर पैदा करने के लिए मासूमियत को बिगाड़ने, सपने और हकीकत को मिलाने और मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित को अकेला कर देने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करती है। और ये हमें उस सवाल पर वापस लाती है जो हमने शुरू में उठाया था। इस कहानी को सुनने के बाद श्रोताओं को ये सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए कि ज्यादा डरावना क्या है। क्या किसी मरे हुए इंसान का बदला लेने के लिए एक भूत बनकर लौटना ज्यादा डरावना है, या फिर किसी जीवित इंसान का जुनून इस हद तक बढ़ जाना कि वो खुद को अपने एक तरफा प्यार के घर के बगीचे में जिंदा दफना दे। ये कहानी बताती है कि शायद सबसे भयानक राक्षस अलौकिक दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। इंसानी जुनून और अस्वीकृति का दर्द किसी को कितना खतरनाक बना सकता है, ये सोचने वाली बात है। और शायद यही इस ऑनलाइन हॉरर कहानी की असली सफलता है।